नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे दो वीडियो डल चुके हैं जो कि वर्णमाला पे था। आज तीसरा वीडियो हम वर्णमाला पे बना रहे हैं। तो वर्णमाला हमने स्वर और व्यंजन आपको बताए थे, उसमें से हमने डिस्क्राइब स्वर को पूरा कर दिया था और व्यंजन बचा था। लेकिन कुछ डाउट है जो कि स्वर में है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं 11 मैंने आपको बताए थे। लेकिन कुल स्वर पूछा जाए तो कुल स्वर में आएगा कौन कौन से आएंगे। देखिए, ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक, आहा। मैंने आपको ये 11 बताए थे। इधर अ से लेकर ओ तक मैंने 11 आपको स्वर बताए थे। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर पूछा जाए तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर 10 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर, ठीक है। क्यों? स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर इस री को नहीं माना जाता है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। और कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर देखो 11 यहाँ तक थे, अम और आ, ठीक है। अम और आ मतलब मिलाकर 13 स्वर हो जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यदि एग्जाम में यदि यह पूछा जाए कि देवनागरी की लिपि के अनुसार स्वर की संख्या कितनी मानी गई है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। देवनागरी की लिपि के अनुसार स्वर की संख्या कितनी मानी गई है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देवनागरी की लिपि के अनुसार स्वर की संख्या 14 मानी गई है। अब बोलेंगे 14 कैसे? हमने तो पढ़ा है, अभी आपने पढ़ाया है, 13 पढ़ाया, 11 पढ़ाया, 10 पढ़ाया, तो बोलेंगे 14 कैसे होते हैं स्वर कैसे? तो 14 मैं बताता हूँ 14 स्वर कौन सा है, 14वां स्वर कौन सा है, ठीक है। तो ये जो री है, यही री एक बड़ा आता है ऐसा, है ना, इसको री कहते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें ये क्या द फुट गया, तो ये क्या हो गया, बड़ा। तो देवनागरी की लिपि के अनुसार यदि आपसे स्वर की संख्या पूछी जाती है तो आप राइट ऑप्शन 14 पे लगाइए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम अम अह की बात हमने करी थी। अम अह क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अयोग्यवाह। इन्हें अयोग्यवाह किसने किया है, तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोग्यवाह कहा है। किसने कहा है? पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोग्यवाह कहा गया। तो ये अम के ऊपर क्या है, अम के ऊपर है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। और ये क्या है, दो बिंदी मतलब क्या है, विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। हम कुछ कमेंट आई थी फर्स्ट वीडियो पे, तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि कमेंट क्या थी। यह कमेंट दीपक की थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दीपक बड़ोले की कमेंट थी। तो कमेंट क्या थी, इनका क्वेश्चन था ओम का प्लुत स्वर में ध्वनि में म वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, कैसे? तो कैसे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, ठीक। इसका काय में म में चेंज हो जाता है, प्लुत स्वर म में परिवर्तित हो जाता है, कैसे? तो देखो, आप ओम को हिंदी में कैसे लिखोगे, ओम, ठीक है, ऐसा लिखोगे। और प्लुत स्वर का मतलब होता है लंबी राग, तो कैसा लिखोगे, ओम। ये क्या है, आपका प्लुत स्वर, ठीक है। जहां पे लंबी राग जाती है उसी का हम क्या करते हैं, प्लुत स्वर करते हैं। तो ठीक, इतनी बात क्लियर है। ये क्या होता है, अनुस्वार, ठीक है। ये अनुस्वारी ओम म में चेंज हो जाता है, इसलिए इसे ओम कहा जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया है। और एक क्वेश्चन इनका था, हालांकि वो व्यंजन का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पे। यदि जीभ का नीचे का हिस्सा काट दिया जाता है, ठीक है, जीभ के नीचे का हिस्सा काट दिया जाए तो कौन से वर्ण नहीं बोल सकते? इनका क्वेश्चन था, जीभ का यदि नीचे का भाग काट दिया जाए तो कौन से वर्ण हम नहीं बोल सकते, ठीक। तो कौन से नहीं बोल सकते, ग, ज, ड, द, ब, ठीक।
ये वर्ण हम नहीं बोल सकते हैं जीभ का यदि नीचे का हिस्सा काट दिया जाए तो। और इनका एक और क्वेश्चन था, ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र में क्या कहा जाता है? तो ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र में लघु स्वर कहा जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई है, तो हम आगे चलते हैं। अब व्यंजन शुरू करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो मूल रूप से स्वतंत्र नहीं होते, जो स्वतंत्र नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिनका खुद का अस्तित्व नहीं होता, ये दूसरों पे आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन का आता है हमारा क। ठीक, क है, ये क्या है? एक व्यंजन है। तो आप बोलोगे क स्वयं पे आश्रित नहीं होते, कैसे? तो यह डिपेंड करते हैं स्वर पे। यह किस पे आश्रित होते हैं? स्वर पे आश्रित होते हैं। ठीक, कैसे? तो क है, आधा क से मिलकर बना होता है और अ से। अ क्या है भैया? स्वर है, मतलब क प्लस अ से मिलकर बना होता है क। आधा क प्लस अ से मिलकर बना होता है क। तो व्यंजन की परिभाषा हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती है। ठीक है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जो स्वर पर आश्रित होते हैं, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी, जो स्वर पर आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यह मूल रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है, तो मैं आगे चलता हूं। व्यंजन, व्यंजन की संख्या कितनी है? तो व्यंजन की संख्या है 33 है। ठीक, व्यंजन की संख्या 33 है, लेकिन व्यंजन की संख्याओं में दो क्या आ जाते हैं? द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से? वही जो नुक्ता लगा हुआ था। ठीक, ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है, लेकिन मूल रूप से कितने हुए हैं? 33 हुए हैं। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया हुआ? तो व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सामान्यतः बांटा गया हुआ है, सामान्यतः प्राण के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक, ये 4 टाइप से हैं। सामान्यतः कैसे बांटा गया? तो सामान्यतः को भी 6 भागों में बांटा गया है। इसका जिक्र हम आगे करते हैं। प्राणत्व के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राण मतलब हवा, जिसका मतलब होता है मुख से हवा निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राणत्व के आधार पर कहते हैं। तो प्राणत्व में भी एक किसको बांटा गया? अल्प प्राण और महाप्राण। किसमें बांटा गया? अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। और घोषत्व के आधार पर, जिसकी स्वर तंत्रों में कंपन न हो, उसे क्या कहते हैं? घोषत्व। घोषत्व के आधार अघोष कहते हैं। ठीक, और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? देखो, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम सामान्यतः 6 प्रकार के, आप जानते हैं व्यंजन के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सामान्यतः, क्या यहाँ मैं लिख देता हूँ? सामान्यतः, सामान्यतः होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक, इसका और होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को और क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्षित व्यंजन। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, या इसे हम ताइन जात व्यंजन भी कहते हैं, या हम इसे ताइन जात व्यंजन भी कहते व्यंजन। ठीक है, या इसे हम क्या कहते हैं? फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। और एक होता है नासिक व्यंजन। क्या होता है? नासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन। ठीक, और एक होता है हमारा संयुक्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। और एक होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन।
इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं इसे मिटा देता हूँ और स्पर्श व्यंजन को आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। ठीक है, इस स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, क्या है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ड जिनके उच्चारण के दौरान जीभ मुख के किसी अंग को स्पर्श कर कर एक ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आपने डेफिनेशन देख ली होगी। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान जीभ मुख के किसी अंग को स्पर्श करके एक ध्वनि उत्पन्न करती, क्या करती है? जीभ किसी अंग को स्पर्श कर कर क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या मानी गई है 25। कितनी मानी गई है? 25। ठीक है, इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है? तो ठीक है, देखिए आप, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? क से लेकर म तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं तो बात करेंगे हम अंतस्थ व्यंजन की। क्या करेंगे? अंतस्थ व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें जीभ क्या किसी अंग को टच कर कर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्या है? एक लड़का है। ठीक है, ये लड़का है और यहाँ पे इसकी क्या है? जीभ है। जीभ है तो जीभ क्या है? बोलेगा, ये वर्ण बोलेगा। जैसे क बोला तो क में जीभ टच होकर जो बाहर निकल रहा है, जो वर्ण क, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन का हम, चलो इसे मिटा के हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान मुख से निकलने वाली ध्वनि घुम्मड़ कर, क्या? घुम्मड़ कर बाहर आए। घुम्मड़ से मतलब है क्या? घूम के, क्या? घुमाओ करके, घुमाओ या घूम कर। कहाँ से? मुंह में से घूम कर बाहर आए, क्या? ध्वनि बाहर आए, उसे का क्या कहते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान मुख से निकलने वाली ध्वनि घूम कर बाहर आए, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन याद करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। जैसे ये क्या है? एक लड़का है। ठीक, ये लड़का है और ये क्या है? एक लड़की है। ठीक, एक लड़की है। अब ये क्या है? दोनों कहीं बैठे हैं। ठीक, बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक, गलत तात्पर्य मत लीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा? अंत में ये जाते, बहुत देर हो गई इनको और अंत में यह जाते हुए क्या कर रहे हैं? दोनों अंत में वापस जा रहे। कहाँ? ये कहीं शॉपिंग मॉल में थे, दोनों बैठे थे। अंत में जाते हुए क्या कहते? अंत में कहते हैं, अरे यार क्या मुझे लव हो गया। ठीक, इसमें से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अंत में अरे यार क्या मुझे लव हो गया। ठीक, इसका कहने का, समझाने का तात्पर्य यह है कि अंत में मतलब अंतस्थ। क्या? अंत में मतलब क्या हो जाएगा? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन अरे यार मतलब य और र। ठीक, य और र, क्या मुझे भी क्या हो गया? लव हो गया। ठीक,
लव, ल और व, ठीक। यही तो है हमारे अंतस्थ व्यंजन, इसी को तो हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए आपसे तो ये सारी कहानी का बताने का मतलब ये था कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई है, 4, ठीक। और कौन कौन से हो गए हैं, तो अरे यार क्या मुझे लव हो गया क्या, तो उसमें से यार में से या आ गया, र में से र आ गया, ल व में से लव आ गया। तो य र ल व ये क्या हो गए, हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, इसे गलत तात्पर्य में ना ले, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, किस पे चलेंगे, संघर्षी व्यंजन पर हम चलते हैं, ठीक। संघर्षी व्यंजन की, तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण के दौरान ऊष्मा या संघर्ष करके, ऊष्मा जो है संघर्ष करके मुख से बाहर निकले या जीभ के रगड़ खाने से बाहर निकलते हैं, उन्हें को हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से डेफिनेशन देख लीजिए, जिनके उच्चारण के दौरान ऊष्मा या संघर्ष करके मुख से निकलने वाली वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर की ओर ध्वनि उत्पन्न करती है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन और संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4, जिसमें आते हैं हमारे कौन कौन से आते हैं, स ह, ये क्या है, हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इनको कहोगे आप, जब बोलोगे आप तो क्या होगी, वायु है जो जीभ है, जीभ से रगड़ खाकर जो बाहर निकलेगी, क्या बाहर निकलेगी, हवा या वायु, तो वो कौन से हो जाते हैं, संघर्षी व्यंजन, जिसमें षटकोण का स और सपेरे वाला और ह, ये क्या होते हैं, हमारे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ह को हम एक और चीज कहते हैं जिसे हम स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं या काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। इतना याद रखना, ह को हम काकल्य ध्वनि भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इसे स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक। आपने संयुक्त स्वर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, असमान व्यंजन वर्णों के जोड़ने से निर्मित व्यंजन को ही, असमान व्यंजन वर्णों के जोड़ने से निर्मित व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए संयुक्त स्वर होता है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक। ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, लेकिन इस स्र को हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन स, त्र, ज्ञ, स्र, इसको हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स काय से मिलकर बना होता है, छ, ये काय से मिलकर बना होता है, तो क प्लस आधा क प्लस षटकोण का स से मिलकर बना होता है ये छ, ठीक। फिर बात करेंगे त की, र की, तो ये काय से मिलकर बना होता है, आधा त प्लस र से मिलकर बना हुआ होता है। फिर बात करेंगे हम ज्ञ की, काय की बात करेंगे, ज्ञ की, तो ज्ञ काय से मिलकर बना होता है, तो ज प्लस इ से मिलकर बना होता है ज्ञ, ठीक, आधा ज प्लस। और स्र, इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, जो कि काय से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये बना होता है स प्लस र से मिलकर बना होता है, जिसे हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। इस स्र को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं और ये संयुक्त व्यंजन इन्हें कहते हैं, और मिश्रित व्यंजन सिर्फ स्र को कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते, इसे मैं रब कर देता हूँ। उसमें दो हमारे और बच जाते हैं, द्विगुण व्यंजन, और कौन से बन जाते हैं, द्विगुण व्यंजन बच जाता है और अनुनासिक व्यंजन बच जाता है, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते, इसे रब करते हैं, अनुनासिक और द्विगुण व्यंजन आपको मैं बता देता हूँ। बात है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जिसे हम क्या कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। इसमें कौन से होते हैं, इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, ये ड और ढ, ठीक, ड और ढ, ये क्या होते हैं,
हमारे फेंका हुआ व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इससे उच्छिप्त व्यंजन के नाम और होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ताइन जात व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताइन जात व्यंजन। ताइन जात व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं। इसे हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और इसे हम कहते हैं फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। और इसे हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन भी हम किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन को कहते हैं। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या दोस्तों 2 है। ठीक। ये क्या है हमारा? नुक्ता। नुक्ता, नुक्ता का है कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहां भी आपको नुक्ता नीचे लगा हुआ दिख जाए और आपसे यह कौन सा भाषा का शब्द है यह पूछ लिया जाए, तो जहां जहां नुक्ता लगा हुआ है तो आप उसे सीधा ठोक दीजिए, अरबी भाषा। ठीक है। अरबी भाषा के ही शब्द में नुक्ता लगा हुआ मिलता है। ठीक है। ओके, चलते हैं हम आगे। अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान, क्या? जिनके उच्चारण के दौरान, किसके दौरान? उच्चारण के दौरान मुख से निकलने वाली वायु, क्या? वायु नाम का अनुसरण करते हुए, एक ध्वनि उत्पन्न करते हुए उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। किसका अनुसरण करते हैं? वायु का। ठीक है। इसे हम अनुनासिक व्यंजन को हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। और यह 5 वर्ग के होते हैं। कितने वर्ग के होते हैं? 5 वर्ग के होते हैं। और इसे पंचमा अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अनुनासिक व्यंजन है, जो पांचवें वर्ण के हैं, उन्हें ही हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। जिसमें आता है, क्या आता है? इया और ण, न, म। अब इन्हें ही हम अनुनासिक व्यंजन क्यों कहते हैं? तो इसका प्रयोग के अनुसार ये काय में बदल जाता है। इनके फर्स्ट वाले या उनके जितने भी जो आगे वाले जो रहते हैं उनके अनुस्वार में, मतलब आधे वर्ण में बदल जाता है। काय में बदल जाता है? आधे वर्ण में। कौन? ये सारे क्या बोलते हैं? आधे वर्ण के रूप में किया जाता है। ठीक। इतनी बात क्लियर हो तो हम चलते हैं अब सगोस अघोष पे। सगोस अघोष और अल्प प्राण महाप्राण तो आपको मैं डायरेक्ट उसमें वर्णमाला लिखूंगा, व्यंजन कितने हैं क्या है, उसमें आपको सगोस अघोष पता चल जाएगा। ठीक है। उसमें ही आपको सगोस अघोष भी और अल्प प्राण महाप्राण भी पता चल जाएगा। और हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इसे आप सीमित जगह रख के अब मैं आपको उसमें सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। स्थान के आधार पर वर्ण अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है। तो क्या होता है? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, झ, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा? इनका उच्चारण कंठ रहेगा, तालव्य रहेगा, मूर्धन्य रहेगा, ओष्ठ रहेगा या दंत रहेगा। ठीक है। तो इतनी बात हम क्लियर करते हैं आपको। जैसे ये क, च, ट, त, प ये नहीं याद रहता है, बहुत चक्कर यही भूल जाते हैं कि क, च, ट, प आता है क्या। हमें अनारामी नहीं से ढंग से आते हैं अभी तक, बताओ। तो इसको मैं याद करने का एक सबसे अच्छा आइडिया दूंगा। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें एक रोल रहता है कटप्पा का। किसका? कटप्पा का। तो आप इसे कटप्पा से याद रखिए, कटप्पा। ठीक। ये क्या है? कटप्पा। इससे आपको सारे वर्ण कैसे याद रहेंगे? इसमें तो 3 ही वर्ण है। ठीक। तो ये जो कटप्पा याद है, तो क से क को निकाल दो, उसके बीच में एक अक्षर और घुसा दो, मतलब क्या घुसाओगे? च। और ट के बाद एक अक्षर और घुसा दो, मतलब क्या घुसाओगे? त। और प तो प है। ऐसा ये क्या है? चीजों को रिलेटेड करने का तरीका है। ठीक।
कहाँ पे थे हम? हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर तो कंठ से जो आएगा हमारा क की ध्वनि आएगी। जैसे आप बोल के ही देख लीजिए, क ख ग घ इंग। तो ये जो है ये क्या है? हमारा कंठ। कंठ, ठीक, कंठ। फिर आता है हमारा च। कंठ के ऊपर ही हमारा जस्ट ऊपर रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं या तालु कहते हैं, ठीक, तालु कहते हैं या तालव्य, ठीक। तालव्य, तालव्य। फिर कंठ, तालव्य के बाद आता है हमारा मूर्धन्य। क्या आता है? मूर्धन्य आता है। मूर्धन्य क्या रहता है? देखो ये कंठ, फिर ये तालु आता है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर, मतलब ये थोड़ा यहाँ ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य, मूर्धन्य कहते हैं। फिर आता है हमारा क्या? त। त, त। आप बोल के देखिए, त को प्रैक्टिकल समझ के देखिए। त, 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 त मतलब क्या हो रहा है? दंत, ठीक। दंत पे त बोल रहे हो तो दंत पे जीभ हमारी क्या हो रही है? टकरा रही है। मतलब त किससे हो जाएगा? दंत से, ठीक। फिर आता है प। प फ ब भ म। देखिए प फ ब भ म, होठ पूरे चिपक रहे हैं, मतलब ये ओष्ठ से है, ठीक। ओष्ठ से प फ ब म क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक। ये सारे हो गए हैं। अब अल्प प्राण महाप्राण। तो पहले क्या होता है कि सुबह होती है, सुबह को हम क्या कहते हैं? एएम कहते हैं, ठीक है, एएम। तो कभी भी आप पढ़ो तो एएम सबसे शुरू में होती है। सुबह सुबह पढ़ते हैं तो क्या होता है? एएम होता है। तो ठीक है, क से हम क्या स्टार्ट कर दे? एएम, फिर वापस से एएम, फिर वापस से एएम। तो एम के बाद तो है ही नहीं ना, ए के बाद तो है ही नहीं, एम आएगा ही नहीं, ठीक। ए से बनता है अल्प प्राण, एम से बनता है महाप्राण, ए से बनता है अल्प प्राण, एम से बनता है महाप्राण और ए से बनता है अल्प प्राण, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे बात आती है सघोष और अघोष की, ठीक। तो ये और ये वर्ण को हम क्या कहते हैं? क और ख के वर्ण, च छ ट ठ त थ य फ, मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ चरण, ठीक। तो ये पहले और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और यह तीन, 4 और 5 को हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई है। तो मैं आपको सघोष और अघोष की क्या करता हूँ? डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक। प्रकार घोषत्व के आधार पर, स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन के आधार पर है, ठीक है। तो जिसमें सघोष का क्या होता है? जिसमें कंपन हो, स्वर तंत्रियों का कंपन हो, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और स्वर तंत्रियों का कंपन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। जैसे क कहिए, क तो कंपन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, इसलिए क ख वाली लाइन जो है वो क्या है? अघोष है। और सघोष में क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या हो जाएंगे? हमारे सघोष में हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो मैं आपको बता देता हूँ महाप्राण और अल्प प्राण में क्या होता है। अल्प प्राण में जिसके बोलने पर मुंह से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं, और ज्यादा हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। महा मतलब बड़ा, अल्प मतलब छोटा, मतलब इससे रिलेटेड है। प्राण मतलब हवा, मतलब महा मतलब बड़ा, अल्प मतलब छोटा, और हवा, प्राण मतलब हवा, ठीक। तो इससे आप रिलेटेड करके समझ सकते हैं। चलते हैं हम आगे। बात है वह दंतोष्ठ। इसे वह दंतोष्ठ मैंने क्यों कहा गया है? वह दंतोष्ठ इसलिए कहा गया है, देखो दंत प्लस ओष्ठ, तो दंत प्लस ओष्ठ, व को बोलो आप, व मतलब जीभ दांत को भी टकरा रही है और होठ को भी टकरा रही है, मतलब क्या है? दंतोष्ठ, ठीक। दंत प्लस ओष्ठ क्या है? दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ।
अब मैंने यहाँ पे व दंतोष्ट क्यों लिखा, तो व दंतोष्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि यह आपको चीज रिलेट हो जाए और आपको याद रहे। मतलब दंतोष्ट कौन सा वर्ण होगा, कौन सा व्यंजन होगा, तो वह क्या होगा, वह दंतोष्ट होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई आपको। फिर वत्सर्य की बात मैं करता हूं, मतलब वह क्या है, दंतोष्ट, दंत प्लस ओष्ट से मिलकर बना है वह। वत्सर्य की बात करता हूं तो ये क्या है, हमारे एक भगवान है, हमारे गणेश भगवान। ठीक है, ये क्या हमारे गणेश भगवान है। ठीक, अब यहाँ पे क्या रहता है, एक लड़का रहता है। क्या रहता है, एक लड़का रहता है। ठीक, चलो गणेश भगवान नहीं मानते हैं, शंकर भगवान मान लेते हैं, क्योंकि जल्दी प्रसन्न वही होते हैं, शिव भगवान। ठीक है, कौन से भगवान, शिव भगवान। अब ये क्या रहता है, लड़का रहता है, ये क्या होता है, भक्त होता है। क्या होता है, भक्त होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, सब परेशान हो चुका था यह व्यक्ति, ये लड़का परेशान हो गया था, ये सब चीज त्याग कर दी इसने, और क्या हुआ, कहीं पे चले गया, कहा ध्यान मुद्रा में चले गया। ध्यान मुद्रा में गया, वहां पर इसने ध्यान करी। तो क्या क्या लेके गया था, ये नारियल लेके गया था। क्या लेके गया था, नारियल लेके गया था। क्या लेके गया था, नारियल लेके गया था। नारियल लेके गया था, और क्या लेके गया था, लड्डू लेके गया था। क्या, लड्डू, लड्डू लेके गया था। ठीक, ये लड़का नारियल और लड्डू लेके गया था। और क्या लेके गया था, भगवान को प्रसन्न भी तो करना है, अगरबत्ती की भी तो जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगरबत्ती भी लेके गया था। क्या, अगरबत्ती, अगरबत्ती भी लेके गया था। ठीक, अगरबत्ती लेके गया था। तो ये भगवान क्या है, को क्या मोह, मतलब लालच देने गया था भगवान को। नारियल लेके गया था, लड्डू लेके गया, अगरबत्ती। अब क्या भगवान प्रसन्न हो गए, इसकी भक्ति ये लीन हो गया था, ये लड़का, भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो भगवान ने प्रसन्न होकर इसे क्या करा, अवतार दे दिया। क्या बोला, हे वत्सर्य। मतलब वत्सर्य किसको कहते हैं, हम भक्त को वत्सर्य कहते हैं। ठीक, हे वत्सर्य तुम्हें क्या चाहिए। ठीक, तो ये सारी क्या चाहिए, वत्सर्य। क्या कहा था भक्त को उसने, हे वत्सर्य तुझे क्या चाहिए। ठीक, वत्सर्य मतलब भक्त, मतलब वत्सर्य से यहाँ पे वत्सर्य को आप रिलेटेड कर सकते हैं। ये लालच काहे की दी थी इसने, नारियल और लड्डू की। नारियल मतलब क्या है, न र, और क्या आएगा, नारियल से न, र और ल, ये क्या हो गए, हमारे वत्सर्य हो गए। ठीक है, वत्सर्य हो गए, जिसका उच्चारण कैसे होता है, जीभ और मसूड़े से। जीभ और मसूड़े, मसूड़े से वत्सर्य मतलब जीभ और मसूड़े से, न, र, ल। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं तो काकल्य ध्वनि, मतलब काकल्य ध्वनि ह होती है। क्या होती है, काकल्य ध्वनि ह। इसे स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं, काकल्य ध्वनि को। और यह वर्णमाला में सबसे लास्ट वाला अक्षर, मतलब पूरी वर्णमाला कहाँ पे खत्म होती है, तो इस ह पे ही क्या होती है, वर्णमाला खत्म होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सगोष भी कहते हैं, और काकल्य और स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं। और ये क्या होता है, सगोष होता है। फिर बात करते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है, तो च होता है। और लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित व्यंजन य और लुंठित व्यंजन होता है र। क्या होता है, र। लुंठित व्यंजन क्या होता है, र। और अर्ध स्वर व्यंजन य और व। अब बोलेंगे य और व अर्ध स्वर व्यंजन क्यों, तो देखिए य को आप डिवाइड करेंगे तो य है, र प्लस ये क्या है, एक डंडी है। ठीक, यही तो है अ, क्या है, अ। ठीक, इसलिए इसको हम अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। और व को डिवाइड करेंगे तो व, आधा व। ठीक, प्लस अ, ये क्या है, अर्ध स्वर व्यंजन। ठीक है, आधा आधा है यहाँ पे, पूरा पूरा नहीं है, इसलिए इसे अर्ध स्वर व्यंजन कहा गया है। ठीक, और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है ल। ल पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व मतलब बगल से निकल जाती है। क्या निकल जाती है, जीभ के बगल से हवा निकल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चलते हैं हम इसे रब करके आगे। और लास्ट य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और र का उच्चारण स्थान है दंतमूल या वत्सर्य तो इसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था शिव भगवान रिलेटेड करके। ल
दंतमूल वत्सर्य, ठीक, दंतमूल वत्सर्य, वह क्या है, दंतोष्ट, वह दंतोष्ट करके आपको रिलेटेड करके बताया था। और स क्या है, तत्सम शब्द, तत्सम कैसा पेन क्या होता है, ये स और र से मिलकर बना हुआ होता है, आधा स और र से मिलकर बना हुआ रहता है, यह संस्कृत का शब्द तत्सम, ठीक। तालु, दंतमूल, वत्सर्य, इन सबको य, र, ल, व और स, ये क्या है, हमारे सगोस होते हैं और इन्हें अल्प प्राण भी कहते हैं। ये सब वो वाला सा नहीं है ना, ये दूसरा सा, और एक तत्सम वाला है, और एक होता है हमारा स, स, ह, ये क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। स, स, ह, ये क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ग काय से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, ग काय से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। तो ग मिलकर बना हुआ आता है, देखो ग तो मिलकर बना हुआ आता है कैसे, ग प्लस यहाँ से मिलकर क्या बना हुआ आता है, ग, ठीक। लेकिन उच्चारण के आधार पर यह काय से मिलकर बना हुआ होता है, तो उच्चारण के आधार पर यह काय से मिलकर बना होता है, तो आधा ग प्लस य से मिलकर उच्चारण के आधार पर बना हुआ होता है, काय से, आधा ग, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर। और सारे स्वर, जितने भी स्वर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सगोस कहते हैं या अगोस कहते हैं। तो जितने भी जो सारे स्वर हैं उन्हें हम सगोस में रखते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो आपका ये व्यंजन का और स्वर का टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। इसमें कुछ यदि क्वेश्चन होते हैं तो हम आपको बता देंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सभी दोस्तों और ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करें, और आज एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन बढ़वानी को सभी जगह फैला दें, ठीक। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।